बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। यार हम क्या यूं ही चलेंगे इतने आहिस्ता आहिस्ता। वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा ना हो, उनके हाथों किसी किस्म का कोई कानून ना टूटे, लेकिन वो तो उसकी स्लो स्पीड पर हैरान थी। हाँ, हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यारिम ने दोहराया तो रूह ने मुँह बना लिया। यारिम, ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बोरिंग सफ़र बना रहे हैं आप, इस तरह से चुपचाप बिल्कुल खामोश और इतने आहिस्ता से। कम अज़ कम यार इससे उससे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है जाने मन, जब दो मोहब्बत करने वाले सफ़र पर निकलते हैं ना, तो वो रास्ते या गाड़ी की स्पीड को नहीं देखते बल्कि एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। वो एक दूसरे के अलावा किसी और से बात करना पसंद ही नहीं करते, किसी और के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। तुम क्या बेकार में कभी रास्तों पर तो कभी गाड़ी की स्पीड पर गौर कर रही हो। वो उसका हाथ थाम कर चूमते हुए बोला, तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ, सिर्फ मुझे देखो, मुझे सोचो, तुम आगे पीछे की चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। अगर तुम इन सब चीज़ों में बिजी हो जाओगी तो क्या फ़ायदा है ऐसी लॉन्ग ड्राइव का, जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ खुश नहीं है। यारिम ने उसे देखते हुए इस अंदाज में कहा कि रूह शर्मिंदा हो गई। नहीं यारिम, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। अगर मैं तो ये कह रही थी कि आपने कभी इतनी आहिस्ता गाड़ी ड्राइव नहीं की और ना ही हमने कभी ऐसा सफ़र किया है जिसमें इतनी कम बातें की हो। हाँ, डांटेंगे तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम आहिस्ता और कम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने दोनों शीशे खोल दिए हैं। इससे मुमकिन है आवाज़ बाहर जाए और कोई असूल टूटे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यानी आप डॉन है, द डेवल, आपके सामने ये सब क्या अहमियत रखता है। वो उसे देखते हुए याद दिलाने लगी। यानी मुस्कुराया था, मैं खुद असूलों पर चलने वाला बंदा हूँ। मुझे रूल तोड़ने वाले लोगों से उलझन होती है। लोग हमारे बनाए हुए असूलों पर अमल करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनके बनाए हुए असूलों को मद्देनज़र रखें, उनके असूलों का एहतराम करें। यारिम ने मुस्कुराकर उसे अपनी बात का मतलब समझाया था। रोज़ की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यारिम, जिस तरह से हम खुद असूल बनाते हैं और चाहते हैं कि सब उसकी पैरवी करें, हमें दूसरों के असूलों की भी इसी तरह से पैरवी करनी चाहिए। अगर हमें ये मान है कि लोग हमारे असूलों पर चलेंगे तो पहले हमें भी किसी के असूलों पर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, उसी बात की ताकीद करते हुए फिर से बोली तो यारिम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। हाँ जानू, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। 5 किलोमीटर का सफ़र मुझे भी बहुत लंबा लग रहा है। उनका इरादा पहाड़ी की तरफ जाने का था और फिर वहीं थोड़ी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाने का, लेकिन ये सफ़र उनके लिए बहुत लंबा साबित हो रहा था। जगह जगह बोर्ड लगे थे कि गाड़ी की स्पीड कम रखें, जगह जगह बोर्ड लगे थे कि गाड़ी की स्पीड कम रखी जाए और आवाज़ पैदा करने से गुरेज किया जाए। और रात के वक्त इन रास्तों पर निकले ही नहीं, जंगल खतरनाक है और ऐसे में इन उसूलों की पैरवी करते हुए आगे की तरफ सफ़र करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। रूह बाहर की जानिब देख रही थी जहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब अचानक यारिम ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। क्या हुआ यारिम, आपने गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज़ क्यों कर दी, इससे आवाज़ पैदा हो सकती है। रूह ने फ़ौरन कहा, यहाँ जंगली जानवर हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। रूही हम पर हमला कर सकते हैं। अगर तुम गाड़ी का शीशा बंद कर सकती हो तो हमारे लिए आसानी होती, लेकिन इससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ की है। यारिम वो क्या था जो अभी यहाँ से निकला। इसकी बात को काटते हुए रूही ने अपनी गाड़ी के सामने से किसी तेज़ चीज़ को निकलते देखा जो सफ़ेद रंग की थी। वो सफ़ेद चीता था। ये दुनिया में बहुत कम है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के जंगलों में ये बहुत ज़्यादा है, या यूँ कह लो कि स्विट्ज़रलैंड के जंगल ही इनका असल घर है। एक वक्त था जब ये दुनिया से ख़त्म हो गए थे, फिर न जाने कितने सालों के बाद इन्हें स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों पर पाया गया। फिर ये लोग इनकी इस नस्ल की हिफाजत करते हैं। ये बहुत नायाब होते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है कि वो एक ही बार से अपने शिकार को ख़त्म कर देते हैं। यार इन्हें तफसील बताते हुए उसे डराया था, लेकिन इसकी कोई बात झूठ नहीं थी और रूह को डराने का भी इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो बस रूह से जो भी सवाल पूछती उसका सही जवाब दे देता, लेकिन इस बार से सच बताकर थोड़ा पछता रहा था क्योंकि रूह बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। जब अचानक उसने एक सफ़ेद चीता सामने सड़क पर भागते हुए उस तरफ आता देखा। घबराओ मत रूह, कुछ नहीं होगा, वो इस तरह से हमला नहीं करते। यानी ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उस चीते को इस तरफ बढ़ता देखकर उन्हें फ़ौरन यारिम के सीने में अपना मुंह छुपाया था। बरवक्त यारिम अगर गाड़ी को ना संभालता तो कुछ भी हो सकता था। यारिम वापस चले, मुझे आगे कहीं नहीं जाना, वो घबरा कर बोली तो इस संगीन सिचुएशन में उसके चेहरे पर
खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी रू। अगर तुम इस तरह से मेरे साथ लगी रहोगी तो गाड़ी चलाने की बजाय मेरी नीयत बुरी तरह से ख़राब हो गई है, और फिर हम दोनों इन सफ़ेद चीतों का डिनर बन जाएंगे। यानी ने शरारत से उसके कान में सरगोशी की, जबकि इस तरह से गाड़ी संभालना एक मुश्किल तरीन काम था। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद रू ने उसके सीने से ज़रा सा मुंह निकाल कर एक बार फिर से सामने सड़क को देखते हुए सीधी हुई थी और गाड़ी का शीशा आधे से ज़्यादा बंद कर लिया। आई एम सॉरी यारिम, मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, हमें इस वक्त बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। सॉरी यारिम, मेरी वजह से हम यहाँ इतने ख़तरनाक जानवरों के बीच आ गए। आप गाड़ी वापस मोड़ें, हम वापस होटल चलते हैं। रात यहाँ तो दिन को भी कोई ना आए, हम वापस चलते हैं। वो काफ़ी खौफजदा उससे कह रही थी। इतनी सी बात पे डर गई। हम वापस तो चलेंगे रू, लेकिन यहाँ से गाड़ी मोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, हमें थोड़ा और जाना होगा। वो नरमी से उसके गाल पे हाथ रखकर समझाते हुए बोला, तो रू खौफ से उसका बाजू थाम कर कभी सड़क की जानिब देखती तो कभी उसकी जानिब। वो अंदर ही अंदर बहुत पछता रही थी, इसलिए यारिम के साथ इस तरह की ख़तरनाक जगह क्यों आई है। कोई उसका मुल्क थोड़ी था जहाँ जब दिल चाहे वो मुँह उठाकर चल दे। इस जगह के कुछ असूल थे और ये जगह बहुत ख़तरनाक भी थी। उसने अपनी वजह से यारिम को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, जिसका उसे बहुत अफसोस था। यहाँ कुछ भी हो सकता था। यारिम उसकी हर जिद पूरी करता था, तो इसका ये मतलब नहीं था कि उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती। लेकिन अब तो गलती हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यारिम ने एक बार भी ये बात नहीं जिताई थी, बल्कि वो तो बहुत मोहब्बत से उसे ट्रीट कर रहा था। यारिम प्लीज़ आप भी अपनी तरफ शीशा बंद करें, मुझे डर लग रहा है। वो शीशे को खुला देख कर बोली, हाँ मैं अभी कर देता हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यारिम ने बहुत नरमी से। जब अचानक कोई चीज़ भागती हुई उनकी गाड़ी की साइड से टकराई। गाड़ी कांपी थी कि वो सफ़ेद चीता ही है। टकराई रूह जानती थी कि वो सफ़ेद चीता ही है। उसकी बेसाख्ता चीख बुलंद हुई और इसलिए साथ वो यारिम से चिपक गई। लेकिन यारिम ने गाड़ी रोकी नहीं। अब भी गाड़ी आगे की तरफ ही बढ़ रही थी और अब थोड़ा सा मज़ीद आगे जाने के बाद गाड़ी मुड़ने की जगह मिलते ही उसने गाड़ी मोड़ ली थी। अब कोई जानवर नहीं है। यारिम ने सरगोशी की, पता नहीं दुनिया के सारे ख़तरनाक जानवर हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं। पहले आयरलैंड में वो इंसान नुमा पता नहीं क्या चीज़ थी, और अब ये सफ़ेद चीता। हम आइंदा कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर पर ही रहा करेंगे। दुबई में मुझे जाना ही नहीं है कहीं। फिर भी इससे तो बेहतर दुबई है, जहाँ हम पुरसुकून होकर तो रह सकते हैं। वहाँ के जंगलों में कोई जंगली जानवर नहीं होता, इससे तो बेहतर वही जगह है। रू ने उसकी तरफ का शीशा भी बंद देखकर मुतमईन अंदाज में कहा। रू मेरी जान, वहाँ पर भी बहुत से जंगली जानवर हैं। तुमने दुबई देखा ही कहाँ है, जब देखोगी तब पता चलेगा। खैर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ तुम्हें आँच भी नहीं आएगी। रू तुम यारिम काज़मी की रगों में खून बनकर दौड़ती हो। अपनी आखिरी सांस तक हिफाजत करूँगा तुम्हारी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने या घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो नरमी से समझाते हुए मुस्कुरा कर बोला। आई एम सॉरी यारिम, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी जिद नहीं करूँगी। वो मासूमियत से बोली, मुझे पता है मेरी जान, तुम्हें पता नहीं था, वरना मेरी रूह नाजायज़ जिद नहीं करती। लेकिन तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह से पूरी तरह नावाकिफ़ हो और अब तो हम वापस जा रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ी दोबारा से होटल के रास्ते पर डालता हुआ बोला। रास्ता पहाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, जिससे नीचे मौजूद होटल साफ नज़र आ रहा, जिसमें बेशुमार रोशनियां जल रही थी। लेकिन अब भी वो काफ़ी फासले पर था। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि होटल के एरिया के करीब ही इतने जंगली जानवर मौजूद हैं। होटल में वापस आने के बाद उसने कसम खा ली थी, रात वो दिन में भी कभी बाहर नहीं निकलेगी, जब तक वो वापस नहीं चले जाते। यानी इस कदर परेशान हो रहा था। वो तो उसे यहाँ खुश रखने आया था और यहाँ वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी, वो भी सफ़ेद चीतों से, जो कि चीते की सबसे मासूम नस्ल है, साथ साथ सबसे ख़तरनाक नस्ल भी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लोगों के लिए ये इतना ख़तरनाक नहीं था। ये एक ऐसा जानवर था जिसके साथ छेड़खानी के बाद वो हमला करता था, वरना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, अपने आप से ही मतलब रखता। होटल के इतना करीब होने के बावजूद भी जंगली जानवरों ने कभी होटल के लोगों पर हमला नहीं किया। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत उन्हें पसंद करती थी, यहाँ तक कि जंगल में बहुत सारे हिफाजती इंतजामात भी किए गए थे, ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों को कोई मसला ना हो। यहाँ पर जानवरों को रखने के बाद कुछ असूल थे। अगर यहाँ पर एक जानवर को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाए तो ये उन लोगों का असूल था कि वो एक नहीं बल्कि दो होंगे।
मतलब कि जोड़ी की सूरत में यहाँ के लोगों को अकेला जानवर पालने की इजाज़त नहीं थी। उन लोगों के ख्याल से इस तरह से अकेला जानवर खुद को तन्हा महसूस करता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोड़ी की सूरत में ही जानवर रखने की इजाज़त थी। ये भी उन लोगों के असूलों में शामिल था, इसलिए तो वो शोनू को यहाँ नहीं लाया। रू की इतनी जिद करने के बावजूद भी उसने इसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि वो किसी भी जगह के असूल नहीं तोड़ना चाहता था। वो खुद असूल रखने वाला इंसान था, उसे असूल तोड़ने वाले लोग खुद भी पसंद नहीं थे। ऐसे में उसका किसी जगह का असूल तोड़ना उसकी शान के खिलाफ था। सुबह होते ही यारिम ने उसे एक बार फिर से बाहर चलने को कहा। नहीं यारिम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें जितने दिन रहना है यहीं पर रहते हैं और फिर वापस चलते हैं। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और मैंने तुम्हें बताया कि वो जानवर इतना खतरनाक नहीं था जितना कि तुम समझी। नहीं यारिम, वो जानवर बहुत खतरनाक था, वो चीता था और चीते मासूम नहीं होते। मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। ख़बरदार जो आप भी कहीं बाहर निकले, अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी ख़तरनाक है तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। अच्छा बाबा, अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरे किसी जगह घूमने चलते हैं और अब तुम्हारा सफ़र बोरिंग भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। हम बहुत इंजॉय करेंगे। यानी उसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहा तो रू को मानना ही पड़ा। ठीक है, फ्रेश होकर चलती हूँ, लेकिन वादा करें हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर से यकीन दिलानी चाहिए। यानी ने हाँ में सर हिलाते हुए उसे यकीन दिलाया था। वो नहाकर बाहर निकली तो यारिम यहाँ नहीं था। यकीनन रिसेप्शन से चाबी लेने गए होंगे। यहाँ के होटलों के भी अजीब असूल थे, अपनी गाड़ी लाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। जहाँ भी जाना था होटल की गाड़ी में जाना था। वहाँ ड्राइवर भी मौजूद था, अगर चाहें तो उसे भी लेकर जा सकते थे। और अगर उनके मेहमान प्राइवेसी चाहते हैं तो वो गाड़ी खुद ड्राइव कर सकते हैं, बस उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और यारिम को अपनी प्राइवेसी बेहद अजीज थी। वो खिड़की पे खड़े यारिम का इंतज़ार करने लगी। जब बाहर की जाने जाते रास्ते पर उसे फिर से वही कल वाली लड़की नजर आई, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी परेशानी से किसी की मिन्नतें कर रही थी। वो हाथ जोड़ रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, जबकि दूसरा शख्स उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था, जिसे वो पहचान नहीं पाई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा, वो उस लड़के का चेहरा भी देख चुकी थी। ये तो वही था जो दुबई में उससे मिला था और फिर कल रात भी तो रू ने उसे देखा था। और इस लड़की को क्यों मार रहा था भला? इसके साथ उसकी क्या दुश्मनी? वो उसके साथ इतना जारहाना सलूक क्यों कर रहा था? उसे देख रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और यारिम अंदर दाखिल हुआ। चलो जान, मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। यारिम उस तरफ देखे, वो किडनैपर, जो शायद किडनैपर नहीं होगा, वो लड़की को मार रहा है। उसका हाथ थामे उसे तेज़ी से खिड़की के करीब लाई। लेकिन ये क्या? जैसे ही यारिम ने बाहर देखा, वो लड़की उसके गले लगी बड़ी बेबाकी और खुशी का इजहार कर रही थी। रू बेबी, गंदी बात, ये तुम क्या देख रही हो? हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं तो यहाँ चुप चुप कर उनको देख रही हो तुम? कितनी गलत बात है। रू के चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज होते देख यानिम ने शरारत से कहा तो उसे घूर कर रह गई। नहीं यानिम, वो दोनों ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो लड़का इस लड़की को मार रहा था, मैंने खुद देखा है उसे मारते हुए। रू ने यकीन दिलाते हुए कहा। उसे खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक हो क्या गया। अभी तो वो लड़का इतना गुस्सा कर रहा था उस पर, यहाँ तक कि बेदर्दी से उसके मुंह पर थप्पड़ तक मारा था। और अब कैसे उसे अपने गले से लगाए शायद बहला रहा था या मना रहा था। लेकिन लड़की के चेहरे पर खुशी थी। रू, हमें क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है? वो दोनों रोमांस कर रहे हैं या एक दूसरे को जान से मार डालें, हमारा उनसे भला क्या लेना देना? हमें तो बस अपने हनीमून टूर को खुशगवार बनाना है। उसके हाथों को अपने लबों के करीब ले जाते यारिम ने मोहब्बत से कहा था और उसकी उंगलियों को चूम कर उसका हाथ थामे बाहर चलने का इशारा किया। वैसे यानिम, हम कहाँ जा रहे हैं? अपना स्कार्फ सेट करते हुए रू फिर से पूछने लगी, जबकि डार्क ब्लू स्कार्फ में उसका हसीन चेहरा किसी हसीन परी से कम नहीं लग रहा था। यानिम मदहोश सा उसके लबों पर झुकते हुए उसके लबों को चूम गया। रू हैरत और सदमे किसी कैफियत में उसे देखने लगी थी। वो तो उससे आम सा सवाल कर रही थी और यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आप कभी नहीं सुधर सकते। वो गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई, जबकि अपनी बेख्तियारी पर वो अपने बालों पर हाथ फेरता मुस्कुराते हुए उसके पीछे ही कमरे से निकला। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।